चलिए खबरें विस्तार से दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस का शुभारंभ किया। इस फेरी सर्विस के शुरू होने से सूरत से सौराष्ट्र का सफर 12 घंटे की बजाय महज 4 घंटे में पूरा हो जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिवाली के त्योहार के मद्देनजर वोकल फॉर लोकल की एक बार फिर से जनता से अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया है। पीएम मोदी ने सूरत से सौराष्ट्र जलमार्ग को जोड़ने वाले हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस फेरी सर्विस से घोघा और हजीरा के बीच की सड़क मार्ग की दूरी 375 किलोमीटर से घटकर समंदर के रास्ते महज 60 से 90 किलोमीटर रह जाएगी और इसमें सड़क के 12 घंटे की बजाय महज 4 घंटे लगेंगे। व्यापारी, कारोबारी हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, किसान हो, स्टूडेंट्स हो, हर किसी को इस बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ और इंतजार खत्म हुआ है। उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने और समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तैयार करने पर जोर दिया। तो इसका विस्तार मछली से जुड़े व्यापार कारोबार से लेकर सीवीड की खेती से लेकर वाटर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म तक है। इस मौके पर पीएम मोदी ने दिवाली के त्योहार का जिक्र किया और लोगों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने और बढ़ावा देने की अपील की। देखिए, आपका भी सीना चौड़ा हो जाएगा, दिवाली मनाने का मजा और आ जाएगा। इसलिए वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस से सौराष्ट्र और सूरत के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। रोपैक्स फेरी एक फेरे में 550 यात्री, 30 ट्रक, 7 छोटे ट्रक और 100 दो पहिया वाहनों को ले जाने में सक्षम है और ये फेरी सेवा हर मौसम में जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो चलिए बढ़ते आगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। उनके 93वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आडवाणी जी के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी और पीएम मोदी ने आडवाणी जी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इधर दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। वहीं भारत की बेटी कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा, इससे पर्दा उठ गया है। जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। कांटे भरे मुकाबले में बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़ दिया। वहीं भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनेंगी। शानदार विजय के बाद अमेरिका की सड़कों पर जश्न का दौर शुरू हो गया। लोगों ने बाइडेन को राष्ट्रपति चुनकर खुशी जताई और कहा कि अब देश में बदलाव होंगे। A lot. This means four years of really hard work by a lot of people. It means a lot of excitement for the next 4 years too now. The damage Trump did, we will make sure this administration reverse it, and we make sure that this administration actually makes it better for everybody in the US. बाइडेन और कमला हैरिस को पूरी दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इस जीत पर बाइडेन ने कहा कि वे तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करेंगे। वे इस जीत को लाल और नीले रंग से नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नजर से देखते हैं। And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States. कमला हैरिस ने भी खुशी जाहिर की और अमेरिका को एक संभावनाओं वाला देश करार दिया, जहां सपने सच होते हैं।
because every little girl watching tonight sees that this is a country of possibilities. भारत की बेटी कमला हैरिस के यूएस के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर तमिलनाडु में उनके पैतृक गांव तुलेसेंद्रपुरम में भी जश्न का माहौल दिखा। सभी ने अपने अपने अंदाज में खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाइडेन की जीत पर बधाई दिया और ट्वीट कर कहा कि वे आशा करते हैं कि भारत अमेरिका के संबंध एक बार फिर मजबूत और नई ऊंचाई पर होंगे। अमेरिका के इस चुनाव में बाइडेन सबसे ज्यादा मत हासिल कर राष्ट्रपति बने हैं और बराक ओबामा के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बढ़ते आगे, दिल्ली एनसीआर में कोरोना संकट के साथ सांस का संकट भी बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में चली जा रही है, जिसके अगले सप्ताह त्योहार के मौके पर और बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के राजपथ इलाके में खड़ी हुई हूं और अगर आप चारों तरफ देखें तो धुंध की एक लेयर छाई हुई है जो पोल्यूशन के कारण है। अगर दिल्ली का ओवरऑल AQI आप देखें तो 398 के करीब है, जो सफ़र ऐप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये सीवियर स्टेज में है, यानी कि खतरनाक स्टेज में है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ती ही जा रही है और अधिकांश जगहों पर हवा की गुणवत्ता गंभीर की श्रेणी में है। यहाँ की AQI 400 के पार है। रविवार को सबसे ज्यादा जहांगीरपुरी में AQI 465, आनंद विहार में AQI 431, पंजाबी बाग में AQI 426, जबकि रोहिणी में AQI 424 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली से सटे इलाके की बात करें तो गुरुग्राम में AQI 439, गाजियाबाद में AQI 436, ग्रेटर नोएडा में AQI 428, नोएडा में AQI 426 और फरीदाबाद में AQI 414 दर्ज किया गया। अगले हफ्ते दिवाली का त्योहार है। पटाखों पर रोक समेत प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन खरीदारी तो होगी ही। ऐसे में सड़कों और बाजारों में प्रदूषण बढ़ेगा। लोगों को कोरोना के साथ अब प्रदूषण का भी डर सता रहा है। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रही है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। जो हम शुगर के मरीज हैं, हार्ट वाले हैं, इनको तो बाहर निकलना ही बंद हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, बाहर अंदर बंद हो जाते हैं। अंदर भी वही घुटन, धूल, मिट्टी, सब कुछ। बता दें कि 0 से 50 के बीच हवा की गुणवत्ता को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही बने रहने की आशंका जताई है। कोविड-19 का दौर चल रहा है, सर्दियां अब शुरू हो गई हैं और ऐसे में बढ़ता वायु प्रदूषण किस तरीके से लोगों के लिए खतरनाक होगा, ये आगे आने वाले दिनों में देखना होगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इधर लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार मिथिलांचल से उड़ान का सपना साकार हो गया। आज बेंगलुरु से उड़कर हवाई जहाज ने जैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड किया, एक नया मुकाम, एक नया अध्याय मिथिला की शान से जुड़ गया। इस दौरान यात्रियों में उत्साह देखने को मिला। विद्यापति एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां पूरी थी और जैसे ही विमान ने लैंड किया, उसे वाटर सल्यूट दिया गया। इसके बाद विमान से उतरे यात्रियों का गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया गया। पहली उड़ान को लेकर इधर बेंगलुरु में भी विमान में बैठने वाले यात्री खासे उत्साहित दिखे। तो देखिए, तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरभंगा में उड़ान का सपना साकार हुआ है। लंबे इंतजार के बाद मिथिलांचल से ये उड़ान का सपना साकार हुआ। बेंगलुरु से उड़कर हवाई जहाज ने जैसे ही दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड किया है, एक नया मुकाम और एक नया अध्याय यहाँ पर मिथिला की शान से जुड़ गया है।
तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते देखिए कि जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है। जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय यहाँ पर रहते हैं वो अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोत को बचा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि उसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। तो उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं।